हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। देखो भाई, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे पीरियोडिक टेबल के बारे में। और मैंने अभी तक आपको पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि हमको एलिमेंट के क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मैंने आपको बताया क्योंकि एक इतने सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पर्टिकुलर डिटरमाइन करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए हमने एलिमेंटों का एक सेट बनाया ताकि एक एलिमेंट के द्वारा हम उसके जैसे और एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है उनको एक साथ पढ़ सकें। इसलिए हमने एलिमेंट का किया क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन करने के लिए जो बेस दिया था वो बेस दिया था हग्सले ने, ठीक है। फिर मैंने किया क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन को किस किस साइंटिस्ट ने कैसे कैसे क्लासीफाई किया। उसमें हमारे पास था लेवोजियर का। उसके अलावा हमने बात की थी किसके, डोबेरेनर की, न्यूलैंड की, लोथरमेयर की, मैंडलीव की, मोजले की। और फिर हमने बात की थी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी आवर्त सारणी का विस्तार आप किस प्रकार करेंगे। उसमें सबसे पहले जो हमारा मॉडल था वो था लेवोजियर का। मैंने आपसे कहा था अगर आप किसी भी चीज़ को क्लासीफाई कर रहे हो तो बिना किसी बेस के, यानी बिना किसी आधार के आप किसी चीज़ को क्लासीफाई नहीं कर सकते। इसलिए आपने जब लेवोजियर क्लासिफिकेशन पढ़ा तो मैंने आपको बताया कि जो लेवोजियर का क्लासिफिकेशन जिस चीज़ पे बेस था वो था मेटल और नॉन मेटल। यानी उसने एलिमेंटों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो कैटेगरी थी मेटल और दूसरी कैटेगरी कौन सी थी, नॉन मेटल। यानी उसने कहा कि ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं, उन्हें उसने कहा मेटल। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, उसे कह दिया उसने नॉन मेटल। लेकिन ऐसा देखा गया कि कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो इलेक्ट्रॉन दे भी रहे थे और इलेक्ट्रॉन ले भी रहे थे। तो लेवोजियर इस बात को नहीं बता सका कि उन्हें मेटल कहा जाए या नॉन मेटल कहा जाए, जबकि उन्हें बोला गया मेटलॉइड्स। उन्हें बोलते हैं सब मेटल या उन्हें हिंदी में बोलते हैं उपधातु। इसलिए जो मॉडल था लेवोजियर का वो फेल हो गया। तो लेवोजियर के मॉडल में क्या आपको दो बातें पता होनी चाहिए, किसके ऊपर बेस था, ये इसके ऊपर बेस था मेटल और नॉन मेटल के ऊपर। और किसके द्वारा फेल हो गया, मेटलॉइड की डिस्कवरी के द्वारा ये क्या हो गया, फेल हो गया। मैंने आपको बताया था मेटलॉइड क्या होता है, जो आप पी ब्लॉक देखते हैं उसमें बताया था मैंने आपको, अगर आप वहां से डायगोनल डालेंगे, एक विकर्ण डालेंगे, तो इधर वाला जो पोर्शन होता है वो मेटल होता है, उधर वाला नॉन मेटल, और बीच में क्या होता है अपने पास मेटलॉइड, ठीक है भाई। उसके अलावा मैंने बात की थी डोबेरेनर ट्राइड की। मैंने कहा था इसमें ट्राइड का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसने क्या किया, तीन तीन एलिमेंट का सेट बनाया। तो पहली बात तो ये थी कि जो डोबेरेनर का जो ट्राइड लो था किसके ऊपर बेस था, एटॉमिक मास के ऊपर। तो मेरी बात सुना ध्यान से आप कि जो डोबेरेनर का था वो किसके ऊपर बेस था, वो बेस था एटॉमिक मास के ऊपर, ठीक है। पहली बात तो ये। और इसने जो ट्राइड बनाया था, ट्राइड का मतलब क्या था, यहाँ पर ट्राइड का मतलब क्या था, यहाँ पर ट्राइड का मतलब था यानी थ्री एलिमेंट सेट, थ्री एलिमेंट सेट, यानी तीन एलिमेंट का सेट बनाया। उसने कहा मान लो आपका तीन एलिमेंट है ए बी सी, जो बीच वाला एटम है इसका जो एटॉमिक मास होगा फर्स्ट वाले का थर्ड वाले का अर्थमेटिक मीन होगा। यानी मैं कहूंगा जो बी वाला एटम है इसका जो एटॉमिक मास होता है ए वाले का और सी वाले का क्या होता है, औसत। यानी मैं कहूंगा अगर बी का मास की बात करते हो आप, अगर आप बी के एटॉमिक मास की बात करते हो तो ये मास इसके बराबर होना चाहिए। ये बात किसने कही, ये बात कही डोबेरेनर ने। डोबेरेनर का ये लो था कि अगर आप तीन तीन एलिमेंट का सेट बनाते हो और वो किसके ऊपर बेस होना चाहिए, एटॉमिक मास के ऊपर। तो बीच वाला जो एटम है उसका जो एटॉमिक मास होता है फर्स्ट वाले का थर्ड वाले का क्या होता है, अर्थमेटिक मीन। और इसने जो एलिमेंट्स लिए थे, जो तीन तीन एलिमेंट के सेट बनाए थे, वो एलिमेंट कहां से लिए थे, इसने लिए थे ग्रुप से। ध्यान रखना, उसने पीरियड्स के एलिमेंट्स नहीं लिए थे, इसने पीरियड्स के एलिमेंट लिए थे, इसने किसके एलिमेंट लिए थे, ग्रुप के। और आप जानते हो पीरियोडिक टेबल में, अगर मैं बात करूं पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो मान लो आपके पास ये पीरियोडिक टेबल है, ये इस पीरियोडिक टेबल में अगर आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हो इसे बोलते हैं अक्रॉस द पीरियड, तो इसे बोलते हैं पीरियड। और अगर टॉप टू बॉटम आ रहे हो आप, ऊपर से नीचे आ रहे हो, उसे बोलते हैं ग्रुप। तो इसने जो एलिमेंट के जो सेट लिए थे वो ग्रुप के लिए थे, पीरियड्स के नहीं लिए थे। पता है आपको इस बात के, बताऊंगा मैं आपको कि आवर्त सारणी में कितने तो पीरियड है, कितने ग्रुप है, किस किस साइंटिस्ट ने कैसे कैसे क्लासीफाई किया, वो बात तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए किसके ऊपर बेस था, ये एटॉमिक मास के ऊपर बेस था। दूसरी बात आपको क्या पता होनी चाहिए, यहाँ ट्राइड का मतलब क्या है कि यहाँ पर तीन तीन एलिमेंट का सेट लिया गया, जिसमें जो बीच वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास होता है फर्स्ट वाले का थर्ड वाले का होता है अर्थमेटिक मीन, यानी क्या होता है, इसका औसत होता है, ठीक है भाई। और तीसरी बात क्या पता होनी चाहिए आपको कि जो डोबेरेनर ने जो ट्राइड बनाया वो किसका बनाया, ग्रुप वाले एलिमेंट का बनाया, पीरियड वाले एलिमेंट बनाया। तो आप कहो किसका बनाया भाई, ग्रुप्स वाले एलिमेंट। और इसके अलावा कौन कौन से ट्राइड बनाए थे, उसने ये बनाया था लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्टोनशियम बेरियम, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन, इसके अलावा फास्फोरो आर्सेनिक एंटीमनी, इसके अलावा कह सकते हो आप सल्फर सेलेनियम टेलुरियम, ये ले लोगे आप। इसके अलावा स्कैंडियम ट्रियम लैंथेनम ले लोगे आप। इसका क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये ले लोगे आप।
यानी इतने सारे एलिमेंट के क्या बनाया उसने सेट। और मैंने आपसे कहा था, तरीका बताया था मैंने आपको देखने का, अगर मान लो आपके पास 3 एलिमेंट है, जैसे मान लिया आपका 3 एलिमेंट है A B C, तो इसका मान लो एटॉमिक नंबर Z1 है, इसका एटॉमिक नंबर Z2 है, इसका एटॉमिक Z3 है, तो ये Z1 माइनस Z2 या Z3 माइनस Z2 जो है या तो होना चाहिए 8 या होना चाहिए 18। अगर ये डिफरेंस इसके बराबर आता है तो कह देना कि वहां पर डोबेनियर का ट्रायल लॉ फॉलो होगा, यानी वहां पर डोबेनियर का त्रिक नियम लागू होगा। ये बात मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। फिर हमने कहा कि इसकी ड्रॉबैक्स क्या थे, इसकी कमियां क्या रही। इसकी कमियां रहने के रीजन थे क्योंकि लगभग एलिमेंट को सेट कर पाया, मैक्सिमम एलिमेंट को सेट नहीं कर पाया। जैसे मैं बात करूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, भाई आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये तीनों सारे के सारे ग्रुप के मेंबर है। लेकिन अगर आप इन 3 का सेट बनाओगे तो यहां पर ये नियम लागू नहीं होता, कई जगह लागू नहीं हो रहा है नियम, इसलिए इस जो ट्रायड था इसको फेल कर दिया। दूसरी बात क्या है, जो आपका डोबेनियर का जो लॉ है, ये जो डोबेनियर का जो लॉ है ये डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट के ऊपर लागू नहीं हो। ध्यान रखना भाई इस बात को, यानी ये जो आपका डोबेनियर का ट्रायल लॉ है वो डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व इनके ऊपर लागू नहीं होता। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ यहां पर किन में से डोबेनियर का ट्रायल लॉ फॉलो नहीं होगा, तो जहां भी अगर आपको डी और एफ ब्लॉक का एलिमेंट दिखता है वहां पर चाहे भले वो ग्रुप के हो चाहे वो पीरियड्स के हो, वहां पर आपका जो डोबेनियर का ट्रायल लॉ है वो फॉलो नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात को, अगर डी ब्लॉक का एफ ब्लॉक के एलिमेंट है तो डी ब्लॉक के एफ ब्लॉक के एलिमेंट के ऊपर डोबेनियर का ट्रायल लॉ फॉलो नहीं होता है। तो ये बातें आपको इस लॉ में पता होनी चाहिए। कौन कौन सी बातें, पहली बात तो ये किसके ऊपर बेस है, एटॉमिक मास के ऊपर। दूसरी बात यहां ट्रायड का मतलब क्या है, यहां ट्रायड का मतलब ये है इसने 3 एलिमेंट का सेट लिया और कहा कि जो बीच वाला एलिमेंट होता है उसका जो एटॉमिक मास होता है फर्स्ट वाले का थर्ड वाले का अर्थमेटिक मीन होता है, यानी क्या होता है, औसत होता है। तीसरी बात क्या है, इसने जो एलिमेंट के सेट बनाए वो किसके बनाए, ग्रुप वाले, पीरियड्स के एलिमेंटों का सेट नहीं बनाया। ठीक है भाई। फिर मैंने आपको ट्रिक बताई कि अगर आपको देखना है तो आप चेक कर सकते हो, अगर मान लो Z1 और Z2 का डिफरेंस अगर 8 आता है या 18 आता है तो आप कह देंगे कि यहां पर डोबेनियर का ट्रायल लॉ फॉलो होगा। इसके अलावा कमी क्या रही, मैक्सिमम एलिमेंट के सेट नहीं बना पाए और डी और एफ ब्लॉक पर तो लागू ही नहीं होता। और मैंने आपको बताया था कि डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट क्या है, भाई बताया था आपको आवर्त सारणी के बारे में, मैंने बेसिक बात आपके साथ आवर्त सारणी के बारे में की थी। तो मैंने आपको कहा था, क्या कहा था भाई, जैसे आपकी पीरियोडिक टेबल है, देखिएगा यह आपकी पीरियोडिक टेबल है और आपकी इस पीरियोडिक टेबल में यहां पर कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक, यहां बीच में कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक, यहां पी ब्लॉक और नीचे आपका होता है एफ ब्लॉक। यानी आपका जो डी ब्लॉक है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की ट्रांजिशनरी फेज में है, यानी यहां से जब आप एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाओगे तो बीच में कौन सा ब्लॉक पड़ेगा, डी ब्लॉक। इसलिए इन्हें बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम जानते हैं, हिंदी में बोलते हैं संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व। 12th क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर है डी ब्लॉक एफ ब्लॉक का, ठीक है। इन्हें बोलते हैं संक्रमण तत्व। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एस ब्लॉक की और पी ब्लॉक की ट्रांजिशनरी फेज में स्थित होते हैं, यानी बीच में स्थित होते हैं, ट्रांजिशन का काम करते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। और आपको पता है आपका जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है वो डी ब्लॉक से उठा के लाया जाता है, यहां से 6th पीरियड से और 7th पीरियड से उठा के लाए जाते हैं। इन्हें बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं इन्हें बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये संक्रमण तत्वों के अंदर स्थित होते हैं। इन्हें बोलते हैं हिंदी में अंतः संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व। और इनकी डिटेल डिस्कशन की जाएगी आपके साथ 12th क्लास में। 12th क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर है। लेकिन मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं, आपका जो डोबेनियर का ट्रायल लॉ है वो डी ब्लॉक के एफ ब्लॉक के एलिमेंट के ऊपर लागू नहीं होता है, ठीक है। और मैंने डी ब्लॉक बताया था आपको एलिमेंट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये 3D सीरीज हो गई। इट्रियम, जिरकोनियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और ये कैडमियम। और यहां जाकर लाभ, ये हो गया आपके पास। ये देखो, ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। और लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ओरम, मरकरी। ये आपके पास 3D सीरीज होती है। ये आपके पास होती है 4D सीरीज, ये होती है आपका 5D सीरीज, और एक और होती है 6D सीरीज। वो इनकम्प्लीट एक्टिनाइड वाली सीरीज जो है वो इनकम्प्लीट अभी, बाकी अब तक तो कंप्लीट हो चुकी है। 118 एलिमेंट हमारी पीरियोडिक टेबल में डिस्कवर हो चुके हैं। तो ये आप पढ़ते हो ना एफ ब्लॉक एलिमेंट, वो यहां से लिए गए क्योंकि ये 57 है,
58 से लेके 71 तक के एलिमेंट इसमें है, और यहां से अपने पास है 90 से लेके 103 तक के, यानी थोरियम से लेके और ल्यूटेशियम के एलिमेंट यहाँ है, यानी यहां से लेके यहां तक की जो 14 एलिमेंट है, 14 एलिमेंट यहां से 14 एलिमेंट यहां से, वो रखे गए एफ ब्लॉक के एलिमेंट में। तो डी ब्लॉक के ऊपर और एफ ब्लॉक के ऊपर क्या लागू नहीं होगा, डोबेनियर का ट्रायल लो। जैसे मान लो देखो आप ऊपर से नीचे आओगे, बताओ ग्रुप कहलाएगा नहीं कहलाएगा, ये ग्रुप कहलाएगा ना भाई, ऊपर से नीचे आना क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है, और बाएं से दाएं जाना क्या कहलाता है, पीरियड्स। अगर मान लो एग्जाम में आपको ये दे दिया जाए, जैसे क्या दे दिया, जैसे क्वेश्चन दे दिया, बताओ इनमें से किस पर डोबेनियर का ट्रायल फॉलो नहीं होगा, और आपको बना के दे दिया आयरन, कोबाल्ट, निकल, पहला आपको ये दे दिया ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको कहां कहां लागू होगा, ये पूछ लिया आपसे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और चौथा आपको दे दिया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और पूछ लिया बताओ किन किन एलिमेंट, किन किन सेट के ऊपर, ये सब तीन एलिमेंट के सेट है, और पूछ लिया आपसे बताओ किस किस एलिमेंट के सेट के ऊपर डोबेनियर का ट्रायल लॉ फॉलो होगा। तो आप देख के बता देंगे, क्या देख के बता देंगे भाई, यहां पर आयरन आ गया, कोबाल्ट आ गया, निकल आ गया, देखो आप आयरन, कोबाल्ट, निकल, बताओ ये है कि नहीं, डी ब्लॉक के एलिमेंट है कि नहीं, और आपको पता है डी ब्लॉक के एलिमेंट के ऊपर तो ये लागू ही नहीं होता, तो कैंसिल हो गए। अब आ जाओ निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, देखो आप निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, भले ही ग्रुप के मेंबर है, ग्रुप के मेंबर तो है, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट है, और मैंने आपसे कहा था डी ब्लॉक के एलिमेंट के ऊपर डोबेनियर का ट्रायल फॉलो नहीं होता, ये भी फॉलो नहीं होगा। अब बचा कौन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम लागू होता है, और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम लागू होता है। तो मैं कहूंगा आंसर क्या होगा, सी और डी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे जाते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा सेट डोबेनियर ट्रायल लॉ को फॉलो करेगा। तो आप इस चीज को देख लीजिएगा, अगर मान लो डी ब्लॉकर, एफ ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट आता है, तो वहां देखते ही बता देना कि वहां पर डोबेनियर का ट्रायल लॉ फॉलो नहीं होगा। बात समझ रही है आपको, तो ये बातें आपको इस लॉ के अंदर पता होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं इसके आगे वाले लॉ की, यानी इसके आगे वाले क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। देखो मैं पहले कहा था आपसे पीरियोडिक टेबल आपके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव है भाई, तो इस नींव को आप मजबूत करके चलिएगा। थर्ड देखो आप, तीसरा क्लासिफिकेशन है अपने पास न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इन्हें बोलते हैं न्यूलैंड का, हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। अष्टक का मतलब यहां नहीं है कि इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां ऑक्टेव का मतलब है 8, ऑक्टेव का मतलब क्या है यहां पर 8। अब 8 का मतलब यहां बिल्कुल भी 8 इलेक्ट्रॉन से नहीं है, मतलब क्या बताऊंगा अभी मैं आपको। पहली बात तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो न्यूलैंड लॉ ऑक्टेव है, यानी जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है, वो किसके ऊपर बेस है भाई, बेस क्लासिफिकेशन के लिए बेस तो होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि सर लेवोजियर का मेटल नैनोमीटर के ऊपर बेस है, आपने कहा कि सर डोबेनियर का एटॉमिक मास के ऊपर बेस है, तो आपका जो न्यूलैंड लॉ है वो भी इसके ऊपर बेस है। ध्यान रखना भाई, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं एटॉमिक मास के ऊपर, किसके ऊपर बेस है, एटॉमिक मास के ऊपर। यानी अब तक आपने 3 लॉ पढ़े हैं, 3 में से एक तो बेस है मेटल और नॉन मेटल पर, वो कौन सा था, लेवोजियर। और डोबेनियर का और न्यूलैंड्स का ये किसके ऊपर बेस है, एटॉमिक मास के ऊपर। किसके ऊपर बेस है, एटॉमिक मास के ऊपर, पहली बात है। दूसरी बात है, इसने क्या किया, इसने जो एलिमेंट लिए उनको मैं कहूंगा परमाणु भार, एटॉमिक मास परमाणु भार होता है, उसने क्या किया, जो एलिमेंट्स लिए उनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। क्या किया उसने एलिमेंटों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में क्या किया, व्यवस्थित, और कहा कि जब 8वां एलिमेंट आता है, यानी एवरी 8 एलिमेंट, यानी प्रत्येक 8वां तत्व अपने पहले वाले तत्व के समान गुण प्रदर्शित करता है। यानी 8वें तत्व के बाद अगर आप 9वां तत्व लेके आओगे, तो जो 9वें तत्व का गुण होगा पहले वाले तत्व के बिल्कुल बराबर होगा। ये बात किसने कही, ये बात कही न्यूलैंड्स ने। कैसे, जैसे आपने पढ़ा है सारे गामा पादा निसा, चलता है ना अपने पास, जैसे अपने पास म्यूजिकल स्केल होते हैं, जैसे आपने कहा, आपने पढ़ा है ना ऐसे सा रे गा मा पा ध नी सा, फिर वापिस आ जाएगा। तो मैं कहूंगा 1 2 3 4 5 6 7, बताओ 8वें के बाद, पहले के बाद वापिस 8वें, बताओ सा का सा आया कि नहीं आया। जैसे पहला और 8वां अक्षर समान होता है, सारे गामा पद, उसी प्रकार का अगर आप एलिमेंटों को एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करोगे, तो पहला एलिमेंट और जो 8वां एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उसके जो गुण हैं, वो बिल्कुल क्या होंगे, समान। जैसे कैसा होता है, जैसे म्यूजिकल स्केल में होता है। ये बात किसने कही, ये बात कही न्यूलैंड ने, इसलिए इसे बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। यानी यहां 8 एलिमेंट की चर्चा की थी इसने। उसने कहा अगर आप एटम को, यानी आप एलिमेंट्स को अगर एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे, तो जो 8वां एलिमेंट है उसके जो गुण होते हैं वो पहले वाले एलिमेंट के बिल्कुल क्या होते हैं, समान। जैसा किसमें होता है, म्यूजिकल स्केल के अंदर। ठीक है, अब मैं देखो बताता हूं आपको कैसे लिया। सर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन।
अब आप कहोगे सर नियोन आएगी अब, लेकिन मेरी बात सुनो आप ध्यान से, जिस टाइम ये न्यूलैंड का अष्टक नियम दिया गया था उस टाइम नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। उस टाइम तक हीलियम, नियोन, आर्गन, जिनोन, क्रिप्टॉन, रेडोन इन गैसों का निर्माण नहीं हुआ था। ये तो कमी रही थी इसकी। फ्लोरीन, अब फ्लोरीन के बाद कौन आएगा? होनी चाहिए नियोन, लेकिन यहां कौन आएगा? सोडियम, पोटेशियम, सोडियम नहीं, सोडियम का पोटेशियम थोड़ी आएगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब आर्गन तो आएगी नहीं, फिर कौन आएगा? पोटेशियम, फिर आएगा हमारे पास कैल्शियम। अब आप देखो बताओ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक ही ग्रुप में आते हैं कि नहीं आते? तो जो गुण इसका होगा वो का वही तो गुण इसका होगा। भाई हमने एलिमेंट को क्लासिफाई क्यों किया है? ताकि हम एक एलिमेंट के द्वारा और एलिमेंट की प्रॉपर्टी का क्या कर पाए? अध्ययन। तो उसने कहा जैसे ही आप पहला देखो 1 2 3 4 5 6 7, बताओ 8वां एलिमेंट कौन सा आएगा इसके अकॉर्डिंग? सोडियम। तो पहले वाला और जो 8वें वाला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल क्या होगी? समान। लेकिन ये नियम कहां तक ही लगा? केवल ये नियम लगा केवल कैल्शियम तक, इसके आगे नियम लागू नहीं हुआ। पहली बात तो ये कहां तक लगा? ये केवल और केवल कैल्शियम तक लगा, इसके आगे न्यूलैंड का अष्टक नियम लागू नहीं होता। तो कमी आ गई पहली। लेकिन मैं पहली बात आपको समझा देता हूं कि न्यूलैंड के अष्टक नियम का मतलब क्या है। पहली बात तो ये किसके ऊपर बेस्ड था साहब? एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था। दूसरी बात क्या है? इसने क्या किया? एलिमेंटों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और कहा कि जिस प्रकार संगीत में जैसे म्यूजिकल स्केल में पहले वाला स्वर और लास्ट वाला जो 8वां स्वर होता है समान होता है, उसी प्रकार अगर एलिमेंटों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो जो पहला एलिमेंट है और जो 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल क्या होती है? समान। लेकिन ये मॉडल फेल हो गया। पहली बात तो कहां तक क्यों फेल हो गया? कि ये लगता है कहां तक है? कैल्शियम तक। कैल्शियम के बाद में न्यूलैंड का अष्टक नियम लागू नहीं होता। सर क्यों नहीं होता? क्योंकि 20 के बाद यहां पर आ जाएंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट। कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? डी ब्लॉक के एलिमेंट। आप आवर्त सारणी देखिएगा, कैल्शियम के बाद में 10 एलिमेंट आएंगे डी ब्लॉक के। तो जब आप घूम के आओगे तो 18 एलिमेंट की रिपीटेशन होगी, जबकि तो कहता है 8वां एलिमेंट रिपीट करता है प्रॉपर्टीज को, लेकिन 10 एलिमेंट तो बीच में आ जाएंगे। तो 10 राट कितने हो जाएंगे? 18। यानी जब आप कैल्शियम के बाद इस नियम को लगाओगे तो वहां पर पहला और 8वां समान नहीं होता, वहां पर पहला और 18वां एलिमेंट समान होता है। इसलिए ये एलिमेंट जो ये नियम है वो यहां पर जाकर क्या हो गया? फेल। तो पहली बात तो किस लिए फेल हो गया? कैल्शियम तक ही लागू होता है, इसके आगे लागू नहीं होता। दूसरी बात क्या है? नोबल गैस की डिस्कवरी के कारण, किसकी डिस्कवरी के कारण? नोबल गैस, जिसे बोलते हो आप इनर्ट गैस, इनर्ट गैस की डिस्कवरी के कारण ये क्या हो गया? फेल। क्यों फेल हो गया? क्योंकि जब इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई तो फ्लोरीन के बाद कौन आएगा? नियोन। तो देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8वां एलिमेंट कौन हो गया? नियोन। और 9वां एलिमेंट कौन हो गया? सोडियम। तो मैं कहूंगा पहले वाले एलिमेंट की और 9th वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम हो। जबकि इसने क्या कहा था? इसने तो ये कहा था फर्स्ट वाले एलिमेंट की और जो 8 वाला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम। लेकिन जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई तो ये जो रिपीटेशन आ रहा था पहले 8वें पे आ रहा था, क्योंकि आप सोचो ना, अगर मान लो यहां पर नियोन नहीं होती तो आप गिनो, आप 1 2 3 4 5 6 7 8वां एलिमेंट रिपीट कर रहा है प्रॉपर्टीज को। लेकिन अगर यहां पर नियोन आ गया, नियोन डिस्कवरी हो गई नोबल गैस की, अब गिनो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी एक के बाद में ये पहला एलिमेंट था और ये कौन सा एलिमेंट था? 9वां एलिमेंट। यानी पहले के बाद में 9वां जो एलिमेंट है, 9th जो एलिमेंट है अपनी प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है? रिपीट। इसलिए जो ये मॉडल था वो फेल हो गया। तो फेल होने के केवल 2 रीजन थे। पहले रीजन तो क्या था? नोबल गैस की, ये सबसे मेजर रीजन था इसका। इस नोबल गैस की डिस्कवरी के कारण पहली बात तो नियम फेल हो गया। दूसरी बात कहां तक लगता है? कैल्शियम तक। यानी कैल्शियम से आगे ये नियम लागू नहीं होता है। तो इस 2 बातों का आप ध्यान रखिएगा यहां पर कि जो न्यूलैंड का नियम था वो फेल क्यों हुआ। तो पहला फेल होने का रीजन क्या था? नोबल गैस की डिस्कवरी। और दूसरा फेल होने का रीजन क्या था? कि कैल्शियम के बाद में ये जो नियम है वो लागू नहीं होता। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार बनाया जाएगा। अब आप देखो आपसे कहेगा बताओ इनमें कौन सा सेट, क्या कहेगा? इनमें से कौन सा सेट न्यूलैंड के अष्टक नियम के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। देखो क्या कहेगा? इनमें से कौन सा सेट न्यूलैंड के अष्टक नियम को फॉलो करता है? यस कह लो, इनमें से कौन सा सेट न्यूलैंड के अष्टक नियम को फॉलो नहीं करता है? अब आप देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब आप देखो ट्रिक बताता हूं चेक करने की। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम बताओ आ रहे कि नहीं आ रहे? बताओ फॉलो करेगा नहीं करेगा? बताओ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आ रहे ही नहीं आ रहे? बताओ फॉलो करेगा नहीं करेगा? देखो कार्बन के साथ सिलिकॉन, देखो आप कार्बन सिलिकॉन का सेट बन रहा है नहीं बन रहा है? बताओ फॉलो करेगा नहीं? लेकिन क्या फ्लोरीन और क्लोरीन का सेट है? फ्लोरीन क्लोरीन का सेट भी है यहां पर, बताओ फॉलो। यानी चारों के चारों किसको फॉलो करेंगे?
किसको फॉलो करेंगे? ये चारों को चारों फॉलो करेंगे। किसको? न्यूलैंड के अष्टक नियम। बोले साथ में मान लो ये दे देता हूं, 5 और देता हूं, साथ में मान लो दे देता Cl और Br। क्या दे देता हूं? Cl और Br। बताओ Cl के साथ क्या नीचे Br आएगा? Cl के नीचे आएगा ना Br, लेकिन हमने तो कहा है 20 के बाद तो लागू ही नहीं होता, तो इसके बाद चाहे कोई सा एलिमेंट तो बताओ वहां पर क्या न्यूलैंड का अष्टक नियम लागू होगा क्या? बताओ Cl Br पे लागू होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो आप इन सेट को ध्यान देखना, आपसे एग्जाम में सेट बना के दिए जाएंगे, जब बोरोन एल्यूमिनियम का, कार्बन सिलिकॉन का, नाइट्रोजन फास्फोरस का, ऑक्सीजन सल्फर का, फ्लोरीन और क्लोरीन का। भैया डिस्कस हुई नहीं थी यार, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। बोलो बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब आपसे ये भी कह सकता है बताओ इनमें से वो कौन सा सेट है जिसमें डोबेरिनर का, क्या कहेगा, इनमें से वो कौन सा सेट है जिसमें डोबेरिनर का और न्यूलैंड का दोनों नियम लागू होते? बताओ ये वाला सेट आएगा नहीं आएगा? क्यों? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम पर डोबेरिनर का भी लागू होता है और न्यूलैंड का भी क्या होता है? लागू। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछ जाते हैं। बताओ इनमें से वो कौन सा सेट है जिसमें डोबेरिनर का और न्यूलैंड का दोनों के नियम लागू होते हैं? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाली सेट पर चाहे आप डोबेरिनर का लगाओ चाहे आप न्यूलैंड का लगाओ, दोनों नियम क्या हो जाएंगे? लागू हो जाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये बात थी किसके बारे में? न्यूलैंड्स लॉ ऑक्टेव के बारे में। तो 3 बातें पता लग गई आपको। पहली बात किसके ऊपर बेस्ड था? ये एटॉमिक मास के ऊपर। क्या किया इसने एलिमेंटों को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में और कहा कि जितने 8वां जो एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है फर्स्ट वाले एलिमेंट की क्या होती है? बिल्कुल सिमिलर होती है। लेकिन जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई तो जो रिपीटेशन आ रहा था वो 9th एलिमेंट के लिए आ रहा था। क्यों? जब डिस्कवर होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, यानी पहले कह रहा था 8वां रिपीट होता है, फिर देखा गया कि 9वां एलिमेंट रिपीट करता है प्रॉपर्टीज को, इसलिए नियम लोग फेल। दूसरी बात क्या थी? कैल्शियम के बाद ये लागू नहीं होता। तो ये रीजन थे किसके? न्यूलैंड लॉ के अष्टक, न्यूलैंड के अष्टक नियम के पर रीजन थे, मेन रीजन। ठीक है, अब जो नियम आया वो काफी अच्छा और काफी धमाकेदार था। बस फेल क्यों हुआ? उसके फेल होने के कोई ज्यादा रीजन नहीं थे, बस कॉम्प्लेक्सन ज्यादा था इसलिए वो मॉडल फेल हो गया। बाकी काफी अच्छा काम किया था उसने पीरियोडिक टेबल के लिए। या मैं आपसे ये कह सकता हूं कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसका मेन पर्पस तो लोथरमेयर ही था। तो इसके बाद कौन सा आएगा? लोथरमेयर। लोथरमेयर का काम काफी अच्छा रहा था पीरियोडिक टेबल के लिए। बस ये बात अलग थी, उसने कुछ ग्राफ बना के बताया था और ग्राफ को पढ़ना काफी मुश्किल होता है और टेबल को पढ़ना काफी आसान होता है, इसलिए हम टेबल फॉर्म को ज्यादा प्रेफर करते हैं कंपेयर टू ग्राफ। तो मैं बात कर रहा हूं उसकी। तो 3 नियम समझ आ गए आपको। तीनों नियम आपको पता होने चाहिए कि पीरियोडिक टेबल का जो क्लासिफिकेशन है किस प्रकार बेस है। 4th देखो आप, 4th अपने पास है हाँ। तो भाई हम बात करते हैं न्यूलैंड के बारे में। तो न्यूलैंड का ऑक्टेनियम समझ में आ गया आपको। देखो मैं फिर बता देता हूँ आपको। न्यूलैंड के ऑक्टेनियम में पहली बात तो ये पता होनी चाहिए आपको किसके ऊपर बेस है? एटॉमिक मास के ऊपर। इसने क्या किया? इसने एलिमेंट को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कहा और कहा कि जैसे जैसे एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो जो 8वां एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो पहले वाले एलिमेंट की क्या होती है? समान। जिस प्रकार से म्यूजिकल स्केल होता है सारे गामा पादा निसा, इस प्रकार से पहले वाले एलिमेंट की और 8 वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है? समान होती है। कमी क्या रही? क्योंकि उस टाइम तक नोबल गैस का डिस्कवर, मतलब नोबल गैस उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुई थी और नोबल गैस की डिस्कवरी होने के बाद जो देखा गया कि पहले के द्वारा 8वां एलिमेंट रिपीट होता है, तो नोबल गैस की डिस्कवरी के बाद पहले के बाद 8वां एलिमेंट प्रॉपर्टीज को रिपीट नहीं करता, पहले के बाद 9th वाला एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करता है? रिपीट करता है। ठीक है, कमी क्या रही? कैल्शियम तक ही लागू था, इसके बाद लागू नहीं हुआ। लागू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कैल्शियम के बाद में 10 एलिमेंट किसके आते हैं? डी ब्लॉक के, और 10 एलिमेंट डी ब्लॉक के आ जाने के कारण 19 वाला एलिमेंट यानी 19वां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करता है? रिपीट। इसलिए नियम लागू नहीं हुआ। उसके अलावा एक नियम लागू होने का क्या था? इनर्ट गैस का नियम, यानी उस टाइम तक इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी और इनर्ट गैस की डिस्कवरी होने के बाद ये जो नियम था न्यूलैंड का अष्टक नियम वो क्या हो गया? फेल हो गया। अब जो नियम आ रहा है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन बात ये थी फेल होने का रीजन क्या था? ऐसी कोई ड्रॉबैक इस नियम में थी नहीं, बस ये अलग बात थी क्योंकि इसने ग्राफ बनाया था और ग्राफ को पढ़ना काफी मुश्किल होता है कंपेयर टू टेबल। टेबल को पढ़ना आसान होता है और ग्राफ को पढ़ना मुश्किल होता है, इसलिए मॉडल फेल हो गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट मॉडल है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी अच्छे क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बनते हैं और उसका नाम है लोथरमेयर कर्व। लोथरमेयर कर्व, लोथरमेयर कर्व मतलब होता है ग्राफ। ठीक है, लोथरमेयर कर्व। तो 4th जो अपना पास मॉडल है उसका नाम क्या है? लोथरमेयर कर्व। देखो भाई, लोथरमेयर कर्व अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट कर्व है। पहली बात तो ये, इसने क्या किया? कर्व, यानी इसने मैं कहूंगा लोथरमेयर ग्राफ भी बोल सकते हैं आप। इसने क्या किया? इसने एलिमेंट के लिए एक ग्राफ प्लॉट किया। क्या प्लॉट किया? ग्राफ। तो पहली बात सुनो ध्यान से, एक एक पॉइंट ध्यान सुना। इसने क्या किया? इसने ग्राफ प्लॉट किया।
इसने क्या किया, ग्राफ बनाया। किसके बीच में, इसने ग्राफ बनाया एटॉमिक वॉल्यूम, ध्यान रखना भाई इस बात को, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेज एटॉमिक मास। देखो ध्यान से आप, तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि लोथर-मेयर जो कर्व था, जो लोथर-मेयर का जो ग्राफ, भाई लोथर-मेयर तो वैज्ञानिक का नाम है, लोथर-मेयर का जो ग्राफ था वो किस किस के बीच बनाया गया। तो पहली बात आती है किसके बीच बनाया गया, एटॉमिक वॉल्यूम और साथ में क्या था, एटॉमिक मास। पहली बात है कि लोथर-मेयर कर्व का जो ग्राफ है वो किस किस में बनाया था, एटॉमिक वॉल्यूम और साथ में क्या था, एटॉमिक मास। अब सुनो ध्यान से आप, एटॉमिक वॉल्यूम साथ में क्या था, एटॉमिक मास। मेरी बात सुनो ध्यान से, मुझे आप ये बताओ, अगर मैं एटॉमिक वॉल्यूम का, ध्यान रखना इस बात को, अगर मैं यहां तो ले रहा हूं वाई एक्सिस पे क्या ले रहा हूं, एटॉमिक वॉल्यूम, यहां ले लिया वाई के ऊपर ले लिया एटॉमिक वॉल्यूम और एक्स पे ले लिया उसने एटॉमिक मास। क्या ले लिया उसने, एटॉमिक मास, और उसे कुछ ग्राफ मिला। अब देखो यहां से यहां नीचे से ऊपर जाने में बताओ वॉल्यूम बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, कौन बढ़ रहा है, एटॉमिक वॉल्यूम। अब मेरी बात सुन ध्यान से, तो मैं कहूंगा नीचे से ऊपर जाने में वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो आप बताओ आपकी जो आवर्त सारणी है ये वाली, देखो ध्यान से, एक एक बात को ध्यान देखना, आपकी आवर्त सारणी यही है, इसे बोलते हो आप एस ब्लॉक, इसे बोलते हो डी ब्लॉक, इसे बोलते हो पी ब्लॉक, नीचे एफ ब्लॉक होता है। फिलहाल हमें एफ ब्लॉक से मतलब नहीं है। अब आप देखो नीचे से ऊपर जाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ग्राफ के अंदर ऊपर कुछ चीज बनाओगे, अगर ग्राफ के अंदर यहां अगर आप इस स्पेस में कहीं जाओगे तो बताओ यहां वॉल्यूम का मान ज्यादा होगा कि नहीं होगा। अब वॉल्यूम इस आवर्त सारणी में ज्यादा किस एलिमेंट का होगा, मेरी बात सुन ध्यान से, भाई आप ये कह रहे हैं कि सर हम यहां तो ले रहे वॉल्यूम और यहां ले रहे मास, तो बताओ नीचे से ऊपर जाने पर तो वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। मतलब ये हुआ, अगर मान लो कोई एलिमेंट यहां रखा हुआ है, अगर मान लो कोई एलिमेंट यहां रखा हुआ है, बताओ उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा कि नहीं होगा, और मान लो कोई एलिमेंट यहां रखा हुआ है, बताओ उसका वॉल्यूम कम होगा कि नहीं होगा। भाई नीचे से ऊपर जाने में वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो अगर एलिमेंट को यहां पर रखा हुआ है तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, और एलिमेंट को यहां रखा हुआ है उसका वॉल्यूम कम होगा। अब मुझे आप ये बताओ, अगर लोथर-मेयर कर्व की जगह अगर हम होते, अगर लोथर-मेयर कर्व की जगह अगर हम होते, तो हमें पता है यहां पर एस ब्लॉक के एलिमेंट है, यहां डी ब्लॉक के एलिमेंट है, यहां पी ब्लॉक के एलिमेंट है, और तुम्हें पता है बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट अगर आप मूव करोगे तो आकार जो होता है एलिमेंट का छोटा होता जाता है। एलिमेंट का जो आकार है क्या हो जाता है, छोटा होता है। क्यों छोटा होता है, उसका रीजन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिक आवेश, वो डिस्कस करूंगा प्रॉपर्टीज के अंदर, वो बात की है। फिलहाल तो मैं आपको बता रहा हूं, बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी में आकार क्या होता है, छोटा। इसका मतलब क्या होगा, अगर बाएं से दाएं आप जाओगे तो आकार छोटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है बताओ उनका आकार छोटा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बाएं दाएं जाओगे तो पी ब्लॉक ही तो आएगा। और बताओ जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है बताओ उनका आकार बड़ा होगा कि नहीं होगा। सही बात है कि नहीं, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर आकार में कमी होती है और ऊपर से नीचे आने पर, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर आकार में वृद्धि होती है। तो मुझे आप ही बताओ जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है अगर आप बाएं से दाएं जाओगे बताओ इनका आकार तो कम हो जाएगा और इनका आकार क्या हो जाएगा, बड़ा। और जिनका आकार बड़ा होगा बताओ उनका वॉल्यूम बड़ा होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इस आवर्त सारणी में, इस ग्राफ के अंदर जो यहां पर एलिमेंट आएंगे, यानी जो पीक्स पर एलिमेंट आएंगे वो किस ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, एस ब्लॉक के एलिमेंट। किस ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, एस ब्लॉक के एलिमेंट। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, वो किस ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, वो होंगे आपके पास एस ब्लॉक के एलिमेंट, क्योंकि एस ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं उनका एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा, और हमें पता है नीचे से ऊपर जाने में वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ग्राफ का जो पीक किस चीज को ऑब्टेन करेगा, एस ब्लॉक के एलिमेंट को। किसको ऑब्टेन करेगा, एस ब्लॉक के एलिमेंट को। और मेरी बात सुनो आप ध्यान से, किसको ऑब्टेन करेगा, एस ब्लॉक के एलिमेंट को। तो उसने ग्राफ कुछ ऐसा बनाया, देखो आप, ग्राफ से मतलब नहीं है, मैं ग्राफ के पॉइंटों से मतलब है, ये ग्राफ कुछ बनाया था। एनसीईआरटी के अंदर ग्राफ प्लॉट है, आप ग्राफ को देख सकते हैं। बाकी मैं ग्राफ की मेन बातें बताऊंगा आपको। तो देखो ग्राफ के अंदर तीन चीजें हैं, देखो आप इसी को देखना ध्यान से, ग्राफ के अंदर तीन चीजें हैं। कौन कौन तीन चीजें, देखो आप, ये देखो आप, ग्राफ के अंदर एक तो है ये वाला एरिया, उसे बोलते हैं पीक्स। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलेंगे पीक। और ये अपने पास कौन सा है, देखो इसे बोलते हैं असेंडिंग कर्व। क्या बोलते हैं इसे, असेंडिंग कर्व, असेंडिंग कर्व। इसे बोलते हैं डिसेंडिंग कर्व। अब भाई हिंदी का देख लेना, आरोही अवरोही बोलते हैं हिंदी में, डिसेंडिंग कर्व। और ये जो है ये वाला नीचे वाला, इसे बोलते हैं बॉटम। ये अपने पास है बॉटम। देखो आप ग्राफ के अंदर चार चीजें होंगी, एक तो अपने पास पीक होगी, ये ऐसे, ये अपना पीक्स है, इस ग्राफ की पीक ये रही, ये रही, ये रही, ये ग्राफ की पीक्स है, ठीक है। एक क्या होगा असेंडिंग कर्व, यानी चढ़ता हुआ असेंडिंग, एक क्या है उतरता हुआ डिसेंडिंग कर्व। और जो नीचे वाला एरिया है इसे बोलेंगे बॉटम। इसे क्या बोलेंगे, बॉटम। अब देखो आप, अब मुझे बताओ ये जो पीक्स है, इस ग्राफ की जो पीक्स है, बताओ उनके अंदर वॉल्यूम ज्यादा है कि नहीं। और वॉल्यूम ज्यादा किस ब्लॉक के एलिमेंट का होता है, एस ब्लॉक का। तो जो पीक्स के ऊपर जो एलिमेंट रखेंगे कौन कौन से थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। देखो भाई एस ब्लॉक के अंदर बता दूं आपको, एस ब्लॉक के अंदर दो ग्रुप होते हैं।
एस ब्लॉक के ना दो ग्रुप, एक को बोलते हैं फर्स्ट ए और एक अपने पास होता है सेकंड ए। फर्स्ट ए में कौन होता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है। सेकंड में कौन होता है? बेरिलियम, बेमक्का सरबारा, ये होता है अपने पास। देखो ये अपने पास सेकंड ए है और ये अपने पास फर्स्ट ए है। इन दोनों को बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें से इसको केवल फर्स्ट ए को बोलते हैं एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं इन्हें? इन्हें बोलते हैं एल्कली मेटल्स और इन्हें बोलते हैं हम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। मेरी बात सुनना ध्यान से आप, इन्हें बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल, इन्हें बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। हिंदी में क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। और इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं क्षारीय धातुएं। क्या बोलते हैं इन्हें बोलते हैं हम क्षारीय धातुएं। तो ये जो फर्स्ट ए वाले एलिमेंट है, अरे फर्स्ट ए क्यों बोलते हैं बताऊंगा मैं आपको, मेंडलीव का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसे बोलते हैं एल्कली मेटल, इन्हें बोलते हैं हिंदी में क्षारीय धातु, इन्हें बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु। तो जो ये पीक्स है, पीक्स, इन पीक्स पर किसको रखा गया? इस पीक्स पर रखा गया एल्कली मेटल। किसको रखा गया? एल्कली मेटल को। पूछा जाता है कि बताओ जो लोथरमेयर कर्व है उसमें पीक्स पर किस ब्लॉक की एलिमेंट्स है? तो पहली बात, किस ब्लॉक के एलिमेंट है? एस ब्लॉक के। और वो कौन सी मेटल्स है? एल्कली मेटल, क्योंकि एस ब्लॉक के अंदर दो मेटल्स होती है, एक तो एल्कली मेटल होती है और एक एल्कलाइन अर्थ मेटल होती है। तो पीक्स पर किसको रखा गया? पीक्स पर रखा गया एल्कली मेटल को। किसको रखा गया? पीक्स पर रखा गया है एल्कली मेटल को। तो अभी के लिए तो मैं इतना डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, क्योंकि मुझे काफी डिटेल में पढ़ाना है आपको लोथरमेयर कर्व को। तो मेरी बात सुना आप ध्यान से, मैंने अभी तक आपको लोथरमेयर के बारे में दो बातें बताई हैं कि किस किसी बीच ग्राफ प्लॉट होगा, एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में और एटॉमिक मास के बीच में। और हमें पता है कि नीचे से ऊपर जाने पर वॉल्यूम का मान बढ़ता जाता है, और वॉल्यूम का मान बढ़ता जाता है। इसमें क्या होगा कि इस ग्राफ के अंदर जो पीक्स पे जो एलिमेंट होंगे वो उनके एलिमेंट होंगे जिनका साइज क्या होगा? बड़ा। और हमें पता है आवर्त सारणी में जब हम बाएं से जाते हैं तो आकार में क्या होती है? कमी। तो मतलब बड़ा आकार किसका होगा? एस ब्लॉक के एलिमेंट का। इसलिए जो आवर्त सारणी का जो पीक्स है, जो पीक्स वाला एरिया है, यानी इस पीक्स के ऊपर कौन से एलिमेंट होंगे? इस पीक्स के ऊपर एलिमेंट होंगे एल्कली मेटल्स। कौन से मेटल्स होंगे? एल्कली मेटल्स। बताऊंगा और भी डिटेल में बातें बताऊंगा इसके बारे में। तो काफी इंपॉर्टेंट कर्व है अपने आप में लोथरमेयर कर्व। और फेल क्यों हुआ? फेल होने का कोई खास रीजन था नहीं, बस इसने ग्राफ बना दिया। और ग्राफ को पढ़ना काफी मुश्किल होता है कंपेयर टू टेबल। भाई टेबल को पढ़ना तो आसान होगा और ग्राफ को पढ़ना काफी मुश्किल होगा, इसलिए मॉडल क्या हो गया? फेल। बाकी अच्छा काम रहा था लोथरमेयर का। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा लोथरमेयर विद डिटेल, यानी लोथरमेयर ग्राफ से किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। और फिर हम बढ़ते जाएंगे मेंडलीव, फिर अपना मोजले आ जाएगी, उसके बाद जो आपकी मॉडर्न पीरियड टेबल है उसको स्टार्ट करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज बताऊंगा आपको मैं, और उसके बाद आपकी पीरियड टेबल समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो भी टॉपिक आप बताए जाते हैं भाई उनको एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको पता रहे कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर है और हमें वो डिस्कस करने हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।